हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 जो कि गद्य खंड का है। और पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और ये हमने खुद अपने हाथों से लिख कर लाया है, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, इसमें मोस्ट भी भाई जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं वो हम सभी को लेकर आए हैं, जो अभी 2025 में भाई लोग हैं देने वाले हैं। जो जो छोटे भाई हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। एकदम कहिए मत, एकदम इतना ज़बरदस्त प्रश्न है कि कहिए मत। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। क्लास को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्लास को एकदम शेयर कीजिए लगातार। इतना मस्त क्वेश्चन है, आपको 100% क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ये क्या है पूछेगा एग्जाम में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, कहानी है, या ललित निबंध है या निबंध है? तो आपको हमेशा टिक मारना है निबंध पर। किस पर मारना है? निबंध पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या कैसी विधा है? तो आपको बताना है कि एक निबंध है। ठीक है, ये इस पाठ के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और यह एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। किस परिवार से? दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? यहाँ इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? और तो आपको याद रखना है कि अमेरिका और लंदन से। कहाँ प्राप्त की थी? अमेरिका और लंदन से। चलिए ठीक है, तो ये हो गया, उन्होंने शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की थी। और आगे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया, माने किस बुक से लिया गया है? तो आपको याद रखना है एलिहिनेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। किस लिया गया है? एलिहिनेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है कि एलिहिनेशन ही का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो आपको याद रखना है कि ललन सिंह यादव ने किया था। ठीक है, एलिहिनेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ललन सिंह यादव ने किया है। इनका निधन कब हुआ था बाबू? तो 1956 में पूछे गए जब में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है और एक कॉपी पर अच्छी तरह से नोट्स बनाकर लिखिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इनके चिंतन प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये 3 प्रेरक व्यक्ति हैं जो हम एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछेगा एग्जाम में कि चिंतन रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो भी प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में बनने वाला थोड़ा सा हम लोग देख लिए हैं जो उनके बारे में था। ठीक है, चलिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्लास को शेयर करना नहीं भूलिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिए कौन करेगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? ठीक है, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो आपको बताना है कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही हो गया पहला का आंसर। आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा आंसर कैसे हो सकता है? तो अब देखिए, पहले का ज़माना नहीं है, पहले तो अपने आप से लिखा जाता था पूरा, जितना भी होता पहले ऑब्जेक्टिव भी कम आता था। तो अब देखिए बदल गया है। ठीक है, अब अपने आप से अभी भी अपने आप से लिखना है, लेकिन अब उतना जितना पहले लिखना था अब उतना पहले नहीं लिखना है। अब ठीक है, जितना दे रहा हूँ मैं उतना ही आप लोग लिखिए। मैं 100% इस आंसर का गारंटी देता हूँ कि जितना ही छोटा है बस जैसा बोल रहे हैं बस वैसा ही लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग मेरे पर एक बार विश्वास कीजिए और आगे देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दूसरा प्रश्न दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, बोल रहा है दूसरा प्रश्न, एक मिनट सॉरी, हाँ चलिए। दूसरा प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ठीक है, तो चलिए आंसर को देखते हैं। जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप
है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं इस सभी भाई लोग बात को समझिए, इस सब प्रश्न को नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो आपको आंसर को बताना है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी सही। हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ठीक है, बोल रहा है प्रश्न कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ठीक है, तो आपका आंसर है, देखिए भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि देखिए प्रश्न है कि आंसर आपका है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाती है। ठीक है, ऊंच नीच को दर्शाती है जो विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है, देखिए जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं सभी भाई बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए कॉपी पर। ठीक है, पहला अब देखिए पांचवा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिए आपको आंसर में लिखना है, कैसे आपको हम बता रहे हैं। आंसर में लिखना है कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किए हों। ठीक है, लोग अपने पूर्वजों को ही जो उनके पूर्वज थे, जो उन पूर्वज ही जो कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, देखिए फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बोल रहा है कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। ठीक है, लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 6 नंबर बोल रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, सबसे अधिक यही प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, आपका आंसर है लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। बस हो गया आंसर। ठीक है, आपको ज़्यादा लिखने काम नहीं है। ठीक है, जो प्रश्न बोल रहा है बस उसके ही बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपके है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक का रूप दिखाया है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन कि लेखक ने पाठ में चलिए हम आंसर देखते हैं। ठीक है, इसके आंसर क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर का आपका आंसर है, जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं बाबू हम बार बार बोल रहे हैं कि सभी इम्पोर्टेंट है, इसको कॉपी पर आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। आंसर क्या है इसका, आंसर है इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो आपका आंसर है, देखिए चलिए आपको आंसर को दिखाते हैं। आंसर है आपका कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारा को आवश्यक माना है। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारा को आवश्यक माना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न,
9 नंबर प्रश्न है, सॉरी एंड हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहाँ से समाप्त करते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ठीक है, हम उसको करवा दिए। 8 ही इसी में से पूछा गया है अभी तक प्रश्न। हम जितने भी प्रश्न पूछे गए हम करा चुके हैं, ठीक है। और देखिए जिस भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए वो हमसे आप कमेंट में प्लीज़, हम बोल रहे हैं आपको बार बार कि जिस भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए वो बोलिए, हम उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं से एंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।